हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जाते हैं, तो आप भी मेरे साथ बहुत मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ बहुत मेहनत करने की प्रेरणा पाते रहेंगे। तो चलिएगा, आज हम लोगों का इंग्लिश लिटरेचर का क्लास नंबर 31 है और आज भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लाया गया है। और कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि एनवीएस पीजीटी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएं, तो आज मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और भी इंक्लूड करने का प्रयास किया है। और क्वेश्चन तो 25 ही हैं, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस को भी मैंने डाला है। तो चलिएगा, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ विच एट फर्स्ट सीम्स कंट्राडिक्टरी। बताइएगा, आपको बताना पड़ेगा। रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ दैट विच एट फर्स्ट सीम्स कंट्राडिक्टरी। क्या करेक्ट करेंगे आप। पहला ऑप्शन है पैराडॉक्स, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीमोरन और तीसरा ऑप्शन है फ्लैशबैक और चौथा ऑप्शन है फोरशैडोइंग। बताइएगा, आप इसमें से कौन सा करेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहली बार आपको देखने पे वो कुछ और लगे, लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और मीनिंग हो। आप मतलब सेंटेंस में ही विरोधाभास हो। बस आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट किया जाए। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीमोरन नहीं, बिल्कुल ऑक्सीमोरन आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड रहते हैं। फ्लैशबैक मतलब होता है पीछे वाली बात याद करना, और फोर शेडोइंग मतलब भविष्य के लिए कुछ सोच करके दिमाग में बुनना। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए पैराडॉक्स आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। अ ब्रीफ स्पीच नॉट हर्ड बाय द अदर एक्टर्स ऑन स्टेज इज। बताइएगा, अ ब्रीफ स्पीच नॉट हर्ड बाय द एक्टर ऑन स्टेज। एक ऐसी स्पीच जो अदर एक्टर स्टेज पे ना सुने, दैट इज कॉल्ड। आप ऑप्शन देख लें। अ सॉलिलॉकी, एन असाइड, अ प्रोलॉग और अ डायलॉग। बताइए कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। सॉलिलॉकी आंसर। ए और बी में विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे। बाकी प्रोलॉग मतलब तो इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई चीज़ लिखी और कही जाए तो वो आपका प्रोलॉग होता है। और डायलॉग तो दो लोगों के बीच का संवाद होता है, तो सुनेगा नहीं तो संवाद कैसे करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है। ए और बी में विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जो सॉलिलॉकी होता है, वो सॉलिलॉकी आपका जो एक्टर होता है वो अकेले बोलता है, अपने मन के विचारों को लाउडली स्पीकिंग करता है। तो ये आपका सॉलिलॉकी होता है। ऑडियंस सिर्फ सुनते हैं और अदर एक्टर स्टेज पे होते ही नहीं हैं। जैसे हेमलेट की सॉलिलॉकी बहुत फेमस है, आप देखते हैं, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये असाइड होगा, बिल्कुल एन असाइड होगा। आपको कंफर्म हम और भी कर दें, देखिए यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में ही दिया है अ ब्रीफ स्पीच मतलब एक संक्षिप्त कोई बात एक्टर दूसरा जो स्टेज पर होगा नहीं सुनेगा। यहाँ आपके क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया कि स्टेज पर एक एक्टर होगा, ओके, अदर एक्टर्स होंगे। ध्यान रखिएगा। सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी आप जानते हैं ना, एकांत से बना हुआ शब्द है, ओके। तो चलिएगा आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। आ स्टोरी विथ डबल मीनिंग इज कॉल्ड। एक ऐसी स्टोरी जो डबल मीनिंग लेती हो उसको क्या कहेंगे। पन कहेंगे, एलिगरी कहेंगे, आयरॉनी कहेंगे या एपिग्राम कहेंगे। तो आप देखते हैं, एपिग्राम मतलब होता है सूक्ति कथन, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना। जैसे फ्रांसिस बेकन इसलिए फेमस है। और अगर अपने हिंदी की बात करें तो बिहारी जी फेमस हैं, है ना। राजा जयसिंह के दरबार में थे बिहारी सत्सई, इनकी रचना है फेमस। तो इपिग्रामेटिक स्टाइल की वजह से फ्रांसिस बेकन फेमस हैं। और अब आप देखिए, एपिग्रामेटिक स्टाइल ये हो गया सूक्ति कथन या कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना। बट देखिए पन, एलिगरी और आयरोनी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पन में भी दो मीनिंग, एलिगरी में भी डबल मीनिंग और आयरोनी में भी व्यंग्यात्मक रूप से बात कही जाती है, डबल मीनिंग होता है। रहता कुछ है, बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है। अब बताइए कौन सा आप अप्रोप्रिएट करेंगे।
यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आप बोल रहे होंगे मीनिंग तो तीनों में निकल रहा है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए पन में एक शब्द की डबल मीनिंग होती है और आयरोनी में एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है, वो स्टेटमेंट डबल मीनिंग लिए रहता है। बट आपको आपके क्वेश्चन में स्टोरी ध्यान रखना है और दैट इज कॉल्ड एलिगरी। ओके, आपको पता है ना, आप देखते हैं स्पेंसर की फेरी क्वीन भी एलिगरी है, और आपने जो है देखा था जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस एलिगरी है, और आप एलटी ग्रेड के सिलेबस में देखे ही हैं एनिमल फार्म जो है दिया गया है, जो कि जॉर्ज ऑरवेल का है, और रूस की क्रांति उसमें मतलब रिप्रेजेंट की गई है एनिमल के माध्यम से। तो रियलिटी में तो एनिमल्स की स्टोरी चल रही है, लेकिन आपका ध्यान पता है कि एक एनिमल एक जो है नेता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलिगरी वही होती है डबल मीनिंग वाली स्टोरी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, अ लिटरेरी वर्क इन विच द स्टाइल ऑफ अदर अनदर ऑथर इज क्लोजली इमिटेटेड इज नोन एज। बताइए इसको क्या बोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो कोई भी, एक ऐसी रचना जो कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर को क्लोजली इमिटेट करे, यानी कि कोई चीज़ें ना पसंद आए तो उसको मतलब अपने तरीके से थोड़ा सा जोनरा बदल के या थोड़ी स्टोरी चेंज करके किया जाए। बताइएगा तो क्या होगा, ऑप्शन ले लें। प्रोसोडी कहेंगे, जोनरा कहेंगे, पैरोडी कहेंगे, या डिक्शन कहेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स वाले शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी टर्म आपको देखते हैं ना कि अब तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आपको हर कोई जो है टर्म को याद करने की कोशिश करनी होगी। प्रोसोडी मतलब होता है छंद शास्त्र, जिसमें मीटर वगैरह होते होते हैं ना, एम्बिक, पेंटामीटर, सिलेबल, फुट, फीट, ये सब होते हैं। प्रोसोडी होता है। और जोनरा होता है, एक शैली होती है कि आप अपनी बात को प्रोस के माध्यम से कहेंगे, पोएट्री के माध्यम से कहेंगे, ये जोनरा हो गया। पैरोडी इसका करेक्ट आंसर है, सी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। ठीक है, पैरोडी मतलब हास्यात्मक नकल। ओके, या इसको आप देखते हैं पामेला का शामेला, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू, है ना, ये भी मतलब जो है आपने देखा है कि इसको नकल किया गया है। तो इस तरीके से, और डिक्शन मतलब होता है वर्ड का, मतलब शब्द का शब्द चयन, इसको हिंदी में जान सकते हैं। ओके, तो आपका सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी लाइन्स डज अ लेमरिक कंसिस्ट। बताइए लेमरिक कितनी लाइन की पोयम होती है, 3 लाइन की, 5 लाइन की, या 7 लाइन्स की, या 9 लाइन्स की। बताएं लेमरिक कितने लाइन की पोयम होती है। देखिए जो 3 लाइन की पोयम होती है वो हैक्यू होती है, हैक्यू होती है, यू है ये। ओके, 5 7 5, इसको याद रखिएगा। 3 लाइन की होती है, टोटल 17 सिलेबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हैक्यू में जैपनीज फार्म है, तो हैक्यू 5 7 5 याद रखिएगा, टोटल 17 सिलेबल होते हैं हैक्यू में, और 3 लाइन की ही पोयम होती है। लेमरिक इसका करेक्ट आंसर है। ओके, बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है, लेमरिक करेक्ट है इसका। और 7 लाइन आप जानते हैं कि राइम रॉयल होता है, 9 लाइन का स्पेंसेडियन स्टेंजा होता है। बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आई स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स इनडायरेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। बताएं एक ऐसी जो है स्टाइल जो क्या करेगा, बात को सीधे सीधे ना कह के इनडायरेक्ट वे में कहे, क्या कहलाएगा। ऑप्शन ले लें, नेमेसिस, मिमेसिस, या पेरीफ्रेजिस, या पैराफ्रेज। बताइए इसको क्या करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर होगा। सी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। जिन भी फ्रेंड्स का सी आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है, याद रखिएगा। पैरीफ्रेजिस या सर्कमलोक्यूशन या राउंड अबाउट मीन्स घुमा फिरा कर बातें करना, दैट इज कॉल्ड पैरीफ्रेजिस या सर्कमलोक्यूशन। ओके,
सर्कमलोक्यूशन मीन्स भी होता है राउंड अबाउट। ओके, अब देखिए बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है। तो नेमेसिस मतलब नियति होता है, ऐसा दंड जिससे कोई बच ना सके, दैट इज कॉल्ड नेमेसिस। ओके, और मिमिसिस मतलब तो होता है इमिटेशन, यानी कि मिमिक्री ऑफ समवन या समथिंग। ओके, तो आपका इमिटेशन होगा। और पेरीफ्रेजिज आप जान गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी। और चौथा भी देख ले, पैराफ्रेज मतलब होता है संक्षिप्त व्याख्या या विवरण। ओके, समथिंग सेड इन ब्रीफली। ओके, संक्षिप्त व्याख्या एवं विवरण। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलेंगे आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लोस्ट। बताइए पैराडाइज लोस्ट का सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है, वॉट एवर यू वांट बताइए। ऑप्शन देख लें, द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल, दूसरा है हेवेंस बैटल एंड सैटन ट्रेजिक फॉल, या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स ऑफ द यूनिवर्स, या एडम एंड यहाँ लिखना था, एडम एंड यूज डिसओबीडियंस। बताइएगा, एडम एंड यूज डिसओबीडियंस, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपको पता ही है, मिल्टन ने इसको 1658 में स्टार्ट किया था, 1665 में कंप्लीट किया था, 1667 में 10 बुक्स के साथ फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। शॉर्टेस्ट बुक 7 है, लॉन्गेस्ट बुक 9 है। ओके, और दूसरी बार जो है जब ये 1674 में पब्लिश हुआ था, 74 में, तो ये 12 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था। देखिएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, यही होगा। एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज का क्या किया था, फल खा लिया था जो कि एप्पल था। तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि ईश्वर की अवज्ञा हुई थी, डिसओबीडियंस, और उनको फिर धरती पर आना पड़ा था। और आप देखते हैं कि किस प्रकार से जॉन मिल्टन ने इसको एक्सप्लेन किया है, सेटन का विद्रोह किस प्रकार से सेटन से सरपेंट बन के, टैडपोल बन के बार बार बहकाने की कोशिश करता है और अंततः कामयाब हो जाता है। तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, जो ट्री ऑफ नॉलेज था उसका फल इन्होंने खा लिया था, जो कि गॉड ने मना किया था। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब आर। चार्ल्स लैम्ब्स के एसेज कैसे हैं, ऑप्शन ले लें। ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल हैं, आयरॉनिकल हैं और डिडैक्टिक हैं। बताइए, ऐसे सभी प्रकार के हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, पर्सनल भी होते हैं, आयरॉनिकल और डिडैक्टिक। बात कहने का सब तरीका होता है। बताइएगा, चार्ल्स लैम्ब के लाइफ टाइम को बात करें अगर आप देखें तो ये रोमांटिक थे, है ना। आप देखते हैं 1775 में इनका जन्म होता है और 1834 में इनकी मृत्यु होती है। विलियम हेजलिथ हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, है ना, चार्ल्स लैम्ब, ये सब जो है समकालीन थे, कंटेम्पोरेरी या साइमल्टेनियसली। ओके, तो बताएंगे चार्ल्स लैम्ब का ऐसे कैसा था। लैम्ब लाइफ टाइम बैचलर ही रह गए, अपनी बहन की सेवा में ही पूरी ज़िंदगी गुजार दिए, जो कि इनके साथ मैरी लैम्ब नाम था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज, ये सब रचनाएं जो है बढ़ चढ़ करके मैरी लैम्ब ने इनके लिए, इनके साथ लिखा है। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। लैम्ब कैसे ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल होते थे। एसेज ऑफ एलिया 1823 में पहली बार आया, द लास्ट एसेज ऑफ एलिया 1833 में दूसरी बार आया। ओके, तो आप देखते हैं कि ढेर सारे एसेज का कलेक्शन है। तो पर्सनल एसे हुआ करते थे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव एसे मतलब किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के लिखना, आयरॉनिकल मतलब व्यंग कसते हुए लिखना, और डिडैक्टिक मतलब ऐसा लिखना कि ज्ञान प्राप्त हो। ओके, उसको डिडैक्टिक बोलते हैं। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाहुम नावोम ऑर्गेनम, ये रचना किसकी है। ये क्वेश्चन उसमें जूनियर एडेड में आया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जूनियर एडेड में बहुत से फ्रेंड्स होंगे ना जूनियर एडेड वाले, जो कि काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे। जूनियर एडेड में एक क्वेश्चन आया था कि ये रचना किसकी है। ऑप्शन देख लें, चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन और विलियम हेजलिथ और जॉन कीट्स। बताएं ये किसकी लिखी हुई रचना है।
चार्ल्स लैम्ब की कि फ्रांसिस बेकन की कि विलियम हेजली की कि जॉन कीट्स की? बताइएगा। इसमें से अगर फ्रांसिस बेकन को आप छोड़ दें तो बाकी सब रोमांटिक एज के ही कवि हैं। कौन सा करेक्ट किया जाए? फ्रांसिस बेकन, बिल्कुल सही। बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं। फ्रांसिस बेकन ऑप्शन करेक्ट है। इनका जन्म 22 यानी 22 जनवरी और कब हुआ था बताइएगा? 1561 में, 1561 में इनका जन्म होता है। 22 जनवरी 1561 और 9 अप्रैल 1626 को, यानी कि 9 अप्रैल 1626, यानी जेम्स फर्स्ट के जाने के एक साल तक रहे थे। चार्ल्स फर्स्ट में भी एक साल रहे और इनकी मृत्यु होती है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो है एलिजाबेथन में भी थे और जेम्स फर्स्ट यानी जैकोबियन में भी थे। एलिजाबेथ में आप देखते हैं कि 1558 में रानी एलिजाबेथ रानी बनती हैं और 1561 में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल गया। अब जो है नावम ऑर्गेनम जो है, इसका सब टाइटल भी याद रख लें, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो इसका जो है सब टाइटल या इसका जो है दूसरा नाम क्या है? द न्यू इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा, द न्यू इंस्ट्रूमेंट, ये इसका सब टाइटल है इस जो है बुक का। ओके, रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। आगे बढ़ जाइएगा। विलियम हेजलित के डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपको पता है 1778 से लेके 1830 तक। बाकी लैम्ब और किड्स को आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कोमस वॉज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ, इन ऑनर ऑफ, कोमस किसके जो है सम्मान में प्रस्तुत किया गया था? कोमस वाज अ मास्क। 1634 में आप देखते हैं कि इसको जो है जॉन मिल्टन ने लिखा था। बताइएगा, अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड या अर्ल ऑफ यॉर्कशायर? बताएंगे किसके सम्मान में ये प्रस्तुत किया गया था? तो आप देख पाते हैं कोमस वॉज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, बी फॉर ब्रिजवाटर। याद रखिएगा, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। क्वेश्चन नंबर 11, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ मिल्टन? पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की क्वालिटी जो है, मिल्टन ने अपनी बातें किसके द्वारा कही है या किस में लगता है कि मिल्टन का विद्रोही प्रवृत्ति है? अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। देखिए, एडम की बात करें तो एडम को बहुत अच्छा प्राणी माना गया है। ईव भी हैं मदर ऑफ मैनकाइंड। बेल्ज़ेबब सेटन का ही सैनिक है, सेटन का ही सेकंड कमांड है। तो सेटन जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, सेटन करेक्ट है। सेटन के द्वारा मिल्टन ने जो है, आपने देखा था ना कि उस समय सिविल वार चल रहा था प्यूरिटन में और जो है कॉमनवेल्थ पीरियड चल रहा था उस समय। मतलब आप देखते थे कि प्यूरिटनिज्म का बोलबाला था और उस समय 1642 में थिएटर बंद करके 49 में बीहेड कर दिया जाता है प्यूरिटन्स के द्वारा, जो कि प्यूरिटन्स जो सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट थे ओलिवर क्रॉमवेल का सपोर्ट करते थे और जो राजा यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का सपोर्ट करते थे वो कैवेलियर पोएट कहलाए और जो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट का वो प्यूरिटन कहलाए और जो ना किसी का सपोर्ट नहीं करते थे अपने ही में रहते थे वो मेटाफिजिकल पोएट कहलाए। आप देखते हैं कि ये लोग अपना ही लिखते थे। मिल्टन के समय में 3 प्रकार के पोएट थे ना, MCP ध्यान रखिएगा, M फॉर मेटाफिजिकल, C फॉर कैवेलियर, पी फॉर प्यूरिटन। ठीक है, तो सेटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द कैनोनाइजेशन किसकी पोयम है? बताइएगा, जॉन ड्राइडन की, डन की, रिचर्ड क्रशा की या हेनरी वॉघम की? बताइएगा, ऑप्शंस हैं आपके पास। कैनोनाइजेशन संत बनने की है ना, कैनोनाइजेशन संत बनना। बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डन, बिल्कुल ठीक है ना, जॉन डन। कहते हैं ना, फॉर गॉड सेक लेट मी लव, होल्ड योर टंग, ये सब लाइन इसी का है। तो बताइए किसका है? जॉन डन का, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। जॉन डन का लाइफ स्पैन देखें अगर आप, तो जॉन डन का जन्म 22 जनवरी को यानी कि 22
जनवरी को जॉन डन का जन्म होता है 1572 को, 1572 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 31 मार्च, याद रखिएगा 31 मार्च 1631 में इनका मृत्यु होता है। और जॉन डन की वाइफ का नाम था एने डन। आपने देखा है कि कैनोनाइजेशन इसको पहली बार पब्लिश करवाया गया था, कैनोनाइजेशन को 1633 में। आपने ध्यान रखना पड़ेगा इसको। ओके, तो ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। कैनोनाइजेशन एलटी ग्रेड के सिलेबस में सभी ने पढ़ रखा होगा। और बाकी देखते हैं आप, जॉन ड्राइडन हो गए, रिचार्ड क्रशा, हेनरी वाघम, है ना, एंड्रयू मार्वल, ये सब मेटाफिजिकल पोएट हैं। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द हॉल मार्क्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आर। मेटाफिजिकल, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिकल मतलब होता है फिजिक, यानी शरीर से परे, आत्मा वाली बात। तो क्या होगा, मेटाफिजिकल पोएट्री यही सब कहलाए। ऑप्शन देख लें। ऑब्सक्योरिटी, स्कॉलेस्टिसिज्म या कॉम्प्लेक्सिटी, ऑल ऑफ द अबव। मेटाफिजिकल पोएट्री की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। देखिए, वे स्पष्ट बात करते थे, तो ऑब्सक्योरिटी मतलब होता है स्पष्टता, फ्रैंकनेस से बात। और स्कॉलेस्टिसिज्म मतलब विद्वतापूर्ण बात करते थे, मतलब अपना ज्ञान भी दिखाने की कोशिश करते थे। और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता भी होती थी। आप देखते हैं कि जो भी आपने जो है देखा है, जो बहुत सारे पोएम्स हैं, उस पोएम में आप देखते हैं कि उसमें मैं और मेरी पत्नी, लंगड़ा प्रकार के दो हिस्से हैं। इसमें ज्ञान दिखाने की कोशिश की गई है कि मुझे मैथ भी आता है, और आप कीड़े के पेट में दोनों मिलेंगे, उसके ब्लड में। यहाँ भी दिखाया गया है कि कोई भी चीज़, मतलब यहाँ साइंस से दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से सूर्य को डांटा जाता है, द सन राइजिंग आपने देखा ही है ना। सूर्य को डांटते हैं, कमरे में नहीं आने देते हैं। ये सब मैटर आपको मिल जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री की स्टाइल। और आपको यहाँ पर ऑब्सक्योरिटी, स्कॉलेस्टिसिज्म और कॉम्प्लेक्सिटी, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, द इंडियन जगलर बिलोंग टू, बताइएगा। इंडियन जगलर, ये वाला क्वेश्चन कैनोनाइजेशन वाला आप देखिए। जॉन डन थे मेटाफिजिकल, और रिचार्ड क्रशा थे, हेनरी वॉघम थे, ये सब मेटाफिजिकल थे। ड्राइडन की बात करें आप, तो ड्राइडन रेस्टोरेशन एज में है, इसको याद रखिएगा। अगर मेरे दिमाग में आया कि शायद मैंने उल्टा बोला, बट आप थोड़ा ध्यान रखें। ये जॉन ड्राइडन जो है, ये ऑल फॉर लव, ये रेस्टोरेशन एज के हैं। लेकिन जॉन डन और रिचार्ड क्रशा और हेनरी वाघम, ये जो है आपके, आप देखते हैं कि ये सब मेटाफिजिकल पोएट हैं। द डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स जॉन ड्राइडन ने ही कहा है। ओके, तो ये सारी बातें जो भी, मतलब लंगड़ा प्रकार के दोनों जो है धुरी के हैं, और कीड़े वाली बात, ये सब, और सूर्य को डांटना कि जाओ सैनिकों को जगाओ, जाओ विद्यार्थियों को जगाओ, मुझे और मेरी प्रेमिका को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इस तरीके की जो सारी बातें हैं, ये जॉन डन ने कही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ड्राइडन रेस्टोरेशन के एज हैं, और डन जो है मेटाफिजिकल हैं। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चल रहे थे। द इंडियन जगलर्स बिलोंग्स टू, इंडियन जगलर बिलोंग करते किसका है। इंडियन जगलर लिखा है, ऑप्शन देख लें। आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, विलियम हेजलित या चार्ल्स लैम्ब। इसका आंसर आप बताइएगा। इंडियन जगलर किसकी रचना है। आर के नारायण की। आपको अब एलिमिनेट करने वाली अगर आप स्टाइल अपनाएंगे, तो सबसे पहले आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपको यही लग रहा होगा कि विलियम हेजलित का इंडियन जगलर से क्या संबंध है ना। बट आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। ये इंडियन जगलर विलियम हेजलित का ही रचना है। ये आर के नारायण, मुल्क राज आनंद और चार्ल्स लैम्ब का नहीं है। कोई भी फ्रेंड ये सोच सकते हैं कि आर के नारायण, मुल्क राज आनंद हो सकते हैं, बाकी दोनों तो नहीं होंगे। बट आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 14 में इंडियन जगलर्स विलियम हेजलित का ही है। ओके, विलियम हेजलित का आप देखते हैं कि 10 अप्रैल को इनका 1778 को जन्म होता है। अप्रैल 1778 को जन्म होता है। और आप देखते हैं कि इनका 18 सितंबर
1830 को, 18 सितंबर 1830 को मृत्यु होती है। इंडियन जगलर इन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। मिल्टन्स एरोपैजिटिका वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। मिल्टन का जो एरोपैजिटिका था ये जो है किसके खिलाफ इन्होंने लाया था? तो 1644 में आप जानते हैं ना कि ये आया था। बैन ऑफ थिएटर्स या बैन ऑफ पोएट्री या सेंसरशिप या बैन ऑफ ओपन स्पीच, बताइए। आप देखते हैं कि सिविल वार चल रहा था तो प्यूरिटन्स को पूरी तरह से परेशान किया जा रहा था या उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। तो फ्रीडम ऑफ जो है प्रेस एक वर्ड है जो किससे संबंधित है? सेंसरशिप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थिएटर का बंद होना, पोएट्री का पर बैन लगना और ओपन स्पीच पर बैन लगना, इन सभी का जो है पूरा संबंध ये है ना कि अपनी बात कहने की भी स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। तो पैम्पलेट, ट्रैक्ट से सब लिखा करते थे। एरोपैजिटिका इसी के विरोध में लिखा गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। द रेस्टोरेशन पीरियड और एज ऑफ ड्राइडन इज एन एज ऑफ, बताइए। रेस्टोरेशन पीरियड जिसको आप एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं वो किसका एज था? हिस्ट्री का एज था, कॉमेडी का एज था या सेटायर का एज था या ऑल ऑफ द अबव? विच वन इज द राइट ऑप्शन, बताइए। हिस्ट्री, कॉमेडी और सेटायर। बहुत से फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव ही कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता है ना सेटायर जो था, है ना, यानी कि आप देखते हैं कि रेस्टोरेशन एज में ही कॉमेडी ऑफ मैनर आता है और जो है एलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, ये लोग जो है सोशल सेटायर भी कहना स्टार्ट कर दिए थे, यानी सामाजिक मुद्दों पर अपनी रचनाओं को लाना। तो यहाँ पर आपको सेटायर करेक्ट होगा। हिस्ट्री, कॉमेडी तो एलिजाबेथ एज या जो है हिस्ट्री वगैरह का संबंध उधर ही है, इधर जो है सेटायर। और आप देखते हैं सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, ये सब आ गया था। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। हु कैन बी कंसिडर्ड द माउथ पीस ऑफ ड्राइडन इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी रिटन इन अ डायलॉग फार्म, बताइएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ये किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि ये जॉन ड्राइडन की रचना है। इसका समय भी आप देखें तो उसी साल इनको राजकवि बनाया गया था 1668 में, और उसी साल इसको इन्होंने पब्लिश करवाया था। तो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में आप देख पाते हैं कि जो 4 स्पीकर हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ इससे रिलेटेड, कि 4 स्पीकर्स होते हैं। पहला क्राइटेस होता है, दूसरा निएंडर और जो है फिर एक होता है लिसिडियस और चौथा यानी कि एक चौथा जो किरदार है यूजेनियस होता है। तो इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्राइडन ने अपनी बात किसके माध्यम से कही है। तो अगर आपको याद हो तो निएंडर इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। न्यूमैन इसका है ना, निएंडर बराबर न्यूमैन, तो ये निएंडर न्यूमैन बराबर जॉन ड्राइडन ने अपनी चर्चा इसी के माध्यम से की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। वेयर डू वी फाइंड किड्स क्रिटिकल ओपिनियंस। अगर जॉन कीट्स की बात करें तो अपने जो है क्रिटिकल ओपिनियंस उन्होंने किस में कहा है? ऑप्शंस देख लें। अपने पोएम्स में जिक्र किया है, अपने लेटर्स में जिक्र किया है या अपने प्लेज में किया है या किसी में नहीं किया है, बताइएगा क्या करेक्ट करना चाहेंगे आप। जॉन कीट्स की बात है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन किया जाए करेक्ट? बी ऑप्शन। ओके, अपने लेटर्स में हम सभी जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने भाई जॉर्ज और थॉमस को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी मैं शेक्सपियर और पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ता हूँ तो मैं एक प्रेमी की तरह बहुत सारे फाइन फ्रेजेस को प्राप्त करता हूँ। फिर वो फैनी ब्राउनो को लिखते हैं कि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे नहीं लगता मेरे मरने के बाद मेरी कोई ऐसी रचना है जिससे मुझे याद रखा जाए। ओके, आप देखते हैं कि अपने ब्रदर जॉन थॉमस को और जॉर्ज को 1817 में पत्र लिखते हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर के निगेटिव कैपेबिलिटी की चर्चा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम सभी को ये ऑप्शन वेल नोन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है। देख लें क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन क्वेश्चन मिल रहा है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड हु सेड दिस, बताइएगा। ये जो है पोएट्री के बारे में परिभाषा किसने लिखी है और कहाँ लिखी है ये भी बताएं। अगर आप देखें
कीट्स की बात करें तो अपने पत्र में लिखते थे सारी बातें। फैनी ब्राउनी को बहुत बार उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं। अरोरा जी की बुक में देखिए सारे स्टेटमेंट लाइन से दिए हुए हैं। ओके, और आप देखिएगा कि अगर इनकी बात करें स्टडी ऑफ पोएट्री तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड का है, और ऐसे आप ड्रामेटिक पोएजी कहें तो जॉन राइडन का है। थॉमस लपिकॉक का फोर एजेस ऑफ पोएट्री है, लेकिन डिफेंस ऑफ पोएट्री की अगर हम सभी बात करें तो ये पीबी शैली का है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। और डिफेंस ऑफ पोएट्री में ही पीबी शैली ने इस बात को कहा है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पोएट्री से रिलेटेड परिभाषा डिफेंस ऑफ पोएट्री में ही पीबी शैली लिखते हैं, माने पोएट्री के पक्ष में बातें करना। और बाकी मैथ्यू अर्नोल्ड और फर्टलाइट टेनिसन ये आंसर नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। द प्ले वेयर देयर इज़ नथिंग 1902 बताइएगा इज़ रिटन बाई, एक ऐसा प्ले जिसका नाम है वेयर देयर इज़ नथिंग 1902 में लिखा गया था, किसने लिखा था? टी.एस. एलियट ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, डब्ल्यू बीट्स ने, विलियम फकनर ने। तो आपको पता है कौन नहीं हो सकता? तो आप देखिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग और टी.एस. एलियट, डब्ल्यू बीट्स और विलियम फकनर, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइएगा। डब्ल्यू बी ईट्स करेक्ट है, आप इसको याद रख लें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर सी करेक्ट है। वेयर देयर इज़ नथिंग 1902 ये रचना डब्ल्यू बी ईट्स की है, विलियम बटलर ईट्स की। ओके, टी.एस. एलियट की, ब्राउनिंग की, फकनर की नहीं है। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से जाने जाते हैं, ये आप जान रहे हो। टी.एस. एलियट तो वेस्टलैंड वगैरह की वजह से फेमस हैं। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आपको मिल रहा है इन विच प्ले आइगो कैरेक्टर। आइगो कहाँ पर आता है? किंग लियर में, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, या ओथेलो में, या एज यू लाइक इट में। बताइए किस में आंसर करना चाहेंगे? आइगो कैरेक्टर ये एक विलन है, आप सभी को पता है, एमेलिया इनकी वाइफ हैं। तो ये आते किस में हैं? ओथेलो में आते हैं। कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना पड़ेगा। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तब भी शेक्सपियर को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। एनवीएस और टीजीटी, एनवीएस पीजीटी में भी, तो टीजीटी का तो एग्ज़ाम हो गया बट पीजीटी का एग्ज़ाम होने को है, तो यहाँ पर भी शेक्सपियर्स वर्क इस प्रकार से मेंशन किया गया है ना। तो आप मतलब किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो विलियम शेक्सपियर के वर्क्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। इनके कैरेक्टर, इनकी रचनाएं और इनके जो है सारे कितने सोनेट किसको डेडिकेट, सोनेट की पहली लाइन, सोनेट की स्टाइल, किस प्रकार का राइमिंग स्कीम है, थोड़े से कॉमन से क्वेश्चंस हैं। बट जब आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर कोई मैथ और साइंस नहीं है कि आप एक बार समझ गए तो दोबारा आपको नहीं भूलेगा। ये आपको बार बार रटते रहना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी करेक्ट है। आइगो एक विलन होता है और जिसके भड़काने से ही ओथेलो अपनी पत्नी डेस्डेमोना की हत्या कर देता है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सब डिवीज़न ऑफ एन एपिक और नैरेटिव पोयम कंपेरेबल टू अ कैरेक्टर इन द नॉवेल। आपको बताना पड़ेगा कि सब डिवीज़न किसी एपिक का या किसी नैरेटिव पोयम का जो मतलब चैप्टर को किसी नावल में मतलब जो है नावल की तरह बांटता है, उसको क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहेंगे? प्लॉट कहेंगे, कैंटो कहेंगे, या स्टैंजा कहेंगे, या पैराग्राफ कहेंगे? बताइए। देखिएगा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, मुझे लगता है आपको पता होगा। प्लॉट का संबंध प्ले से है और यहाँ पोयम की बात हो रही है, तो प्लॉट का संबंध प्ले से है। पैराग्राफ का संबंध आप देखते हैं कि प्रोज से है। कैंटो और स्टैंजा बचा। तो जैसे एक्ट और सीन बांटी जाती है उसी प्रकार से कैंटो में स्टैंजा होते हैं। कैंटो बड़ा होता है, स्टैंजा उसके अंदर होता है, और कैंटिटास इससे बड़ा होता है। याद रखिएगा, कैंटिटास होता है, कैंटिटास में कैंटो होते हैं, कैंटो में सीन वो स्टैंजा होता है। ओके, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कैंटिटास में कैंटो, कैंटो में स्टैंजा। ओके, स्टैंजा के अंदर लाइनें। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कैंटो। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। द नॉटी बॉय इन कनिंगली सिंपल
इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनमी है, लाइटोटिस है, या पैराडॉक्स है, या ऑक्सीमोरन है? द नॉटी बॉयज कनिंगली सिंपल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आप करेक्ट करना चाहेंगे? यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा? डी, बिल्कुल सही, डी वाले फ्रेंड्स करेक्ट हैं। ऑक्सीमोरन कैसे पकड़ा आपने? देखिएगा, कनिंगली और सिंपल दो अपोजिट वर्ड अलग अलग है। सिंपल मतलब साधारण सरल, और कनिंगली मतलब चतुर धूर्त है ना, जो आप कहते हैं ना बहुत ही क्लेवरेस्ट पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन। ओके, पैराडॉक्स होता तो जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अब कहा कुछ जा रहा है लेकिन इसकी रियलिटी की अलग मीनिंग है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। व्हाट इज अ लिटरेरी मैन और अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स टर्म्ड एज, बताइएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य से संबंधित हो या कोई साहित्यिक रचना का राइटर हो, उसको क्या कहेंगे? जैसे आप देखते हैं अध्यापन कार्य करने वाले को टीचर कहा जाता है ना, चिकित्सकीय व्यक्ति से संबंधित होता है तो उसको डॉक्टर कहा गया है। उसी प्रकार से साहित्यकार को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ले लें। लिटरेटियर कहेंगे, लैम्पून कहते हैं, लिटरेचरर कहेंगे, या लिमेरिक कहेंगे? तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे? लिमेरिक तो आपने देख लिया, 5 लाइन की कविता होती है ना, 5 लाइन्स पोयम या 5 लाइन्स स्टैंजा। तो क्या कहेंगे आप? लिटरेटियर, लैम्पून। लैम्पून मतलब पर्सनल सटायर होता है। ओके, किसी को व्यक्तिगत रूप से आप व्यंग करें, दैट इज कॉल्ड लैम्पून। ओके, व्यक्तिगत सटायर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा नहीं होगा, तो मैंने बता दिया, लिमरिक नहीं होगा, लैम्पून नहीं होगा। अब या तो लिटरेटियर होगा या तो लिटरेचरर होगा। ज़्यादातर फ्रेंड्स लिटरेचरर ही करेक्ट करना चाहेंगे, बट जिनको पता होगा वो जान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, लिटरेचरर कुछ नहीं होता है, लिटरेटियर कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, स्पेलिंग भी देख लें, LITERATEUR। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। हाउ हैप्पी इज ही हेयर, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिफ्रेन है, अलिटरेशन है, रिपीटेशन है, या एनाफोरा है? बताइए। मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स अब तो बहुत बढ़िया से फिगर ऑफ स्पीच को करने लगे होंगे, और पहले भी आप मेहनत करते थे, अब मेरे साथ आप और मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पे रहता है। बताइएगा, हाउ हैप्पी इज ही हेयर, यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिफ्रेन, देखिए रिफ्रेन नहीं होगा, एलिटरेशन करेक्ट है। हा साउंड की आवृत्ति हो रही है ना, साउंड की आवृत्ति ही होना यहाँ पर अलिटरेशन और रेसोनेंस में देखा जाता है। हाउ हैप्पी, तो यहाँ पर देखिए ह साउंड की हो रही है, हाउ हैप्पी ही हेयर, तो यहाँ पर साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपका एलिटरेशन होगा, और वावेल होता तो आप देख पाते हैं असोनेंस होता है, और जो है यहाँ पर आपको अलिट्रेशन और रिपीटेशन में शब्दों की आवृत्ति, जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, है ना, इस तरीके से आपको रिपीटेशन उसको कहेंगे। लाइन का भी रिपीटेशन होता है रिपीटेशन में, और शब्दों की भी आवृत्ति। एनाफोरा में स्टार्टिंग का फ्रेज सेम सेम रहेगा, जैसे आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड, तो आई का रिपीटेशन हो रहा है तो एनाफोरा कहलाएगा। ओके, और आपको मिल जा रहा है, रिपीटेशन नहीं होगा, अलिटरेशन करेक्ट है, और आपका एनाफोरा भी नहीं होगा। रिफ्रेन मैंने आपको बताया था, बैलेड स्टेंजा होता है 4 लाइन के बाद की 1 लाइन की आवृत्ति, वो आपकी रिफ्रेन कहलाती है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हमें भी प्रेरित करते रहें, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएँ। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, कितना आपने अटेम्प्ट किया, क्या आपकी राय है, एक ज़रूर राय अपनी भेजिए कमेंट में। और आप जो है जो भी आपको समस्या हो, हमारे आपके बीच का एक संवाद का माध्यम कमेंट बॉक्स है, आप अपना जो है कोई भी क्वेरी, कोई भी राय, कोई भी सुझाव आप भेज सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स अलॉट। आज हम लोगों का क्लास नंबर 31 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग मिलेंगे क्लास नंबर 32 में। थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच।